हेलो दोस्तों, आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि आज आपका सेकेंड चैप्टर है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पाठ्यक्रम के प्रकार। तो इसके पहले चैप्टर को आपने रिवीजन ज़रूर किया होगा। अगर रिवीजन आप नहीं कर रहे हैं तो उसको कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ने का। आप लोग रिवीजन करिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल्स पर प्रोवाइड कराए गए हैं, वहाँ से आप उसको पढ़ लीजिए, या आप वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हैं। 2x की स्पीड में देख लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि पाठ्यक्रम के प्रकार, कितने प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं, तो इसके बारे में पूरा आप पढ़ने वाले हैं। तो जैसे इसमें आप पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ करिकुलम में किस प्रकार के करिकुलम है, एंड जैसे एक्सीलरेटेड, इनरिच, इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी, तो उसको आपको ध्यान रखना है। और मैं देखिए, जैसे इसमें आपको ये बाउंड्री कर दिया गया है, ऐसे ही पूरे पेपर में आपको ये पूरे चैप्टर में मिलेगा। कहाँ जहाँ जो भी आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतनी हर चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इसको पूरा देखा करिए, और आप लोग प्लीज़ एक कमेंट करके बता दिया करिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो पहला क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि आपको पाठ्यक्रम के प्रमुख प्रकार बताने हैं। तो पहला देखिए कि शिक्षार्थी या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। इसमें केंद्र में कौन होगा? बाल, मतलब या स्टूडेंट्स इसमें केंद्र पर आएंगे, इनके अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम को तैयार किया जाएगा। तो इसमें देखिए कि मनोवैज्ञानिक पाठ्यचर्या इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि बालक के मनोविज्ञान को समझकर ही उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या पसंद है, उसी के हिसाब से आपके पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए, छात्र अथवा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या का अभिप्राय उस पाठ्यचर्या से है जिसका संगठन बालक की रुचि, रुझान, आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो ये आपका समझ लीजिए डिफिनीशन है यहाँ तक। इस पाठ्यचर्या में विषय की अपेक्षा बालकों को मुख्य स्थान दिया जाता है। इस पाठ्यचर्चा में हमें मनोवैज्ञानिक पाठ्यचर्चा भी कह सकते हैं। तो इतना बस आप लिखिएगा, शिक्षार्थी या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में। और उसके बाद अगर आपको लिखना है तो जेम्स ली का कथन लिख सकते हैं कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या वह है जो पूर्णता या समग्र रूप में सीखने वाले में निहित होती है, मतलब स्टूडेंट्स या छात्र में निहित होता है, और जॉन डीवी के लेबोरेटरी स्कूल से हुआ है इसका उदय। ये भी लिख सकते हैं। या जेम्स ली का कथन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरे टाइप का क्या है, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम। तो इसमें क्या होगा कि शिक्षक केंद्र में होंगे, शिक्षक के अकॉर्डिंग ही आपका कैरिकुलम तैयार किया जाएगा कि उनको कौन सा विषय पढ़ाना है या किस समय पढ़ाना है। ये सारी चीज़ें शिक्षक को ध्यान में रखकर किया जाएगा। तो इसमें देखा जाएगा कि शिक्षक की उपलब्धता कितनी है, कौन से शिक्षक क्या पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें केंद्र में रहेगी। तो अब देखिए कि शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को एक अध्यापक की सुविधा अनुसार तैयार किया जाता है। ये आपका कीवर्ड है कि अध्यापक की सुविधा अनुसार तैयार किया जाता है। यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में शिक्षक संगठन शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लिखिएगा, बस इतना आपको लिखना है शुरू से। ये आपका कीवर्ड है, इसे आप अपनी कॉपी में ब्लैक पेन से लिखेंगे जब भी आप आंसर लिखेंगे उसमें। तो एंड अब देखिए कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। तो इसमें क्या होगा, विषय को या सब्जेक्ट को सेंटर में रखा जाएगा। बस इसमें आपको ये देखना है, ये देखिए कि यहाँ पर यह पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से पुस्तकी है, मतलब ये पुस्तक पर पूरी तरीके से आधारित है। तो ये आपका कीवर्ड है। एंड देखिए कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का अधिक से अधिक जानकारी देना होता है, कि ये विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पर जोर देते हैं कि कितना ज़्यादा ज्ञान प्रोवाइड किया जा सके। एंड इस पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी का विषय को अधिक से अधिक जानकारी देने पर बल दिया जाता है, भले ही शिक्षार्थी उस ज्ञान को आत्मसात करने में समर्थ हो या ना हो। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपका कोई सब्जेक्ट बड़ा लेंदी है, वो स्टूडेंट्स को रुचिकर भी नहीं लग रहा है, लेकिन टीचर्स उसको पढ़ाए जा रहे हैं, तो उस तरीके के विषय, उसी को ही विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है। एंड ये पूरा देखिएगा। उसके बाद ये विषय केंद्रित पाठ्यक्रम हो गया। उसके बाद आपका कौन सा पाठ्यक्रम है, एंड इसमें देखिए कि कोटेशंस आप क्या लिखेंगे, जेम्स ली का कथन यहाँ लिखेंगे कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम निश्चित बौद्धिक विशिष्टताओं की एक सूची है जिसका वास्तविकता के समग्र रूप में प्रस्तुत करने का दावा है।
क्या यह छात्रों के लिए अर्थपूर्ण है, वे क्या सीखना चाहते हैं। इसमें इन बातों की बजाय निर्धारित विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। अगर आपका विषय केंद्रित पर आलोचना पूछे तब भी ये स्टेटमेंट्स आप लिख लीजिएगा कि जेम्स ली ने क्या कहा है, ये आलोचना है उसकी विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की। और देखिए कि अब सहसंबंध केंद्रित पाठ्यक्रम, आपको जैसे पाठ्यक्रम के प्रकार में पूछा है तो कम से कम आप 5 पाठ्यक्रम के प्रकार ज़रूर डिफाइन करेंगे। तो अब इसमें सह केंद्रित पाठ्यक्रम में देखिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक अध्ययनों में अधिक से अधिक सहसंबंध स्थापित किया जाता है। इसमें कोरिलेशन बैठाया जाता है सैद्धांतिक विषयों में और प्रायोगिक अध्ययन में ये आपका सहसंबंध है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं वो आप देख लीजिए। जैसे आप इसमें देख लीजिए कि हस्तकार्य का अभ्यास आपका भाषा, इतिहास या विज्ञान के विषयों के अंतर्गत कराया जा सकता है। ऐसे अंकगणितीय समस्याओं को अर्थशास्त्र या विज्ञान आदि विषयों से लेकर संबद्धता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपके फिजिक्स में आपने 12th में देखा होगा कि फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वही चीज़ें इसमें कह रहा है। अब केंद्रीभूत पाठ्यक्रम क्या होता है, कोर सेंटर्ड कैरिकुलम क्या है, और ये देखिए कि आपके सिलेबस में एग्जैक्ट ये पॉइंट लिखा है तो ये आपको याद होना चाहिए एंड सिलेबस वाइज ही आपका पूरा टॉपिक कवर होगा। कोर शब्द का अर्थ है केंद्रीभूत, निश्चित एवं आवश्यक शब्दों से मिले जुले रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें आपका देखिए कि हिल्डतबा महोदय ने क्या कहा है। हिल्डतबा महोदय के अनुसार कोर कैरिकुलम में समूहित विषय वस्तु जीवन के कार्यों, समसामयिक समस्याओं तथा आवश्यकताओं से संबंधित विषयों में सुसंबद्धता पर आधारित है। साथ ही इसके कार्यक्रम को जीवन की समस्याओं तथा छात्रों की अभिरुचियों से संबंध करने का प्रयास किया जाता है। तो मतलब हिल्डतबा क्या कह रहे हैं कि आपका जो ये विषय वस्तु है वो जीवन से आपके जोड़ा जाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार का पाठ्यक्रम में कुछ ऐच्छिक विषय होते हैं, कुछ अनिवार्य विषय होते हैं जिनको आपको पढ़ाया जाता है, तो ये देख लीजिएगा। अब आपका एक टाइप और है, तो देखिए कि आपका नेक्स्ट टाइप क्या है, फ्यूज़न या सम्मिश्रण। फ्यूज़न सेंटर्ड कैरिकुलम क्या है। फ्यूज़न से क्या तात्पर्य है, ज्ञान के विस्तृत क्षेत्र में आवश्यक अंगों को सम्मिश्रित ढंग से प्रस्तुत करना ही फ्यूज़न के अंतर्गत आता है। जैसे स्कूल स्तर पर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र विषयों को सम्मिश्रित करके आपका एक सामाजिक विज्ञान बना दिया जाता है, वैसे ही सामान्य विज्ञान में आपका भौतिक, रसायन व वनस्पति, प्राणी विज्ञान आदि को मिलाकर आपका एक सामान्य विज्ञान बना दिया जाता है। तो फ्यूजन हो गया, मतलब एक ये आपका सब्जेक्ट हो गया, जैसे सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान। तो इसमें आप क्या पढ़ते हैं, आप इसमें फिज़िक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं एंड बायो भी पढ़ते हैं। तो यही आपका फ्यूज़न या सम्मिश्रण है। ऐसे मैथ में आप देखेंगे तो आप मैथ में क्या क्या पढ़ते हैं, मैथ के अंदर आप अंकगणित, बीजगणित एंड रेखा गणित, ये तीनों चीज़ें पढ़ते हैं। तो बस यही आपका फ्यूज़न या सम्मिश्रण है। एंड अब एक देख लीजिए कि एक्सीलरेटेड सेंटर कैरिकुलम या त्वरित पाठ्यक्रम क्या है, इसके बारे में ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। त्वरित पाठ्यक्रम में क्या होता है कि पाठ्यक्रम के वेगात्मक परिवर्तन से इसका तात्पर्य है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम तकनीकी क्षेत्र में अधिक प्रयोग किए जाते हैं, मतलब बीटेक आदि में ये अधिक प्रयोग किए जाते हैं। जबकि कोई कोर्स लागू होने पर छात्र को पढ़ाने हेतु विषय वस्तु बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जल्दबाजी में या त्वरित बनाए जाने के कारण इस पाठ्यक्रम को त्वरित पाठ्यक्रम कहा जाता है। तो अब देखिए कि इसके बाद संपन्नीकरण या इनरिच्ड सेंटर कैरिकुलम क्या है। इनरिच्ड सेंटर कैरिकुलम में देखिए कि यह एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें पर्यावरण से संबंधित विषयों का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो इनरिच्ड का आपका क्या हुआ, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। कीवर्ड्स आपका क्या है, इन्वायरमेंट है। एंड इसमें विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में पर्यावरण से संबंधित पाठ्य विवरण निर्मित किया जाता है और यह ध्यान में रखा जाता है कि ऐसा पाठ्य विवरण तैयार किया जाए जो छात्रों को आसानी से समझाया जा सके। एंड अब देखिए कि इसमें आपका ये सारी टर्मिनोलॉजी है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन के आते हैं अलग से। सैंडविच पाठ्यक्रम क्या है, सैंडविच कैरिकुलम क्या है, इसको भी देख लीजिए। सैंडविच कोर्स जो है अंग्रेजी सैंडविच पाठ्यक्रम के रूप में जाना जाता है। सैंडविच पाठ्यक्रम अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, मतलब शॉर्ट टर्म में जो आप जैसे कोई डिप्लोमा करते हैं, ये सारी चीज़ें आपका सैंडविच कोर्स में आता है।
देखिए जैसे 3 से 6 महीने के लिए संदर्भित करता है। इस तरह के पाठ्यक्रम में समय और पाठ्यक्रम से संबंधित औद्योगिक और वाणिज्यिक व्यापार या प्रबंधन के व्यवहार से मिलकर बना होता है। ये इंटर्नशिप जैसे होती है वही चीज़ें ये हैं। एंड अब देखिए कि क्रैश कोर्स पाठ्यक्रम क्या होता है। क्रैश सेंटर्ड कैरिकुलम या एक प्रकार का कोर्स है जो ग्रीन भाइयों मतलब हैक ग्रीन और जॉन ग्रीन के द्वारा शुरू किया गया था। यह एक शैक्षिक यूट्यूब का प्रसारण कार्यक्रम है जिसमें मानविकी व विज्ञान से संबंधित कोर्सों को छात्रों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। आज के समय में इस कोर्स के 34 प्रमुख सीरीज़ हैं। इसमें जॉन ग्रीन 8 सीरीज को तथा ग्रीन हैक ग्रीन 7 सीरीज को प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्रैश कोर्स पाठ्यक्रम क्या है, वैसे भी आप क्रैश कोर्स जानते हैं कि मतलब शॉर्ट टाइम में आपका पूरा होल सिलेबस को रिवीजन करा देना। ये क्रैश कोर्स पाठ्यक्रम है, जनरल वे में आप इसे लिख सकते हैं ऐसे। एंड अनुशासनात्मक केंद्रित पाठ्यक्रम भी है, डिसिप्लिनरी सेंटर्ड कैरिकुलम भी आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें आपके लिए क्या क्या है। जैसे सामाजिक संकाय को लीजिए, इसमें सामाजिक विज्ञान की समस्त शाखाओं अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल सब समाहित है। इन सब उपसंकाय अर्थात विषय का समुच्चय है। ये आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन आपको केवल 5 भी याद कर लेते हैं, 5 प्रकार, तो आपका काम हो जाएगा। उतना ही डिटेल से कर लीजिए, या आप इसको नोट्स आपको मिलेंगे तो इसको पढ़ लीजिएगा। एंड इसके साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम क्या है ये देख लीजिए, आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ये पूरा एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए कि आपको एकीकृत या समेकित केंद्रित पाठ्यक्रम पढ़ना है। इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम आपका क्या है। एकीकृत पाठ्यक्रम ज्ञान के त्वरित गति में दिनों दिन ज्ञान के विस्तार के कारण पाठ्यचर्या जिससे समस्त विषयों का पाठ्यक्रम सामग्री या सब्जेक्ट मैटर और क्रियाओं के बीच सहसंबंध होता है और जिसे एक इकाई के रूप में विकसित किया जाता है। इंटीग्रेटेड में आप ये समझ लीजिए कि सारे विषयों को इंटीग्रेट करके पढ़ाना या सबका अंश लेकर एक प्रकार से बनाना यूनिट, वो ही आपका इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम होता है। दूसरे शब्दों में यहाँ पर देखिए कि पाठ्यचर्या उस पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम से है जिसमें विषय में परस्पर संबंध निहित होने का कारण उनकी एकता पाई जाती है। अब ये देखिए कि इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में आपका कैसे इसमें डिफाइन किया गया है। उसके बाद देखिए पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में विषय का निर्धारण 2 प्रकार से किया जाता है। पाठ्यचर्या के विषय को इस प्रकार स्थान दिया जाता है कि उनमें परस्पर किसी भी प्रकार का संबंध ना रहे। दूसरा, पाठ्यचर्या के विषय को इस प्रकार स्थान दिया जाए कि उसमें एक प्रकार का संबंध बना रहे और एक प्रकार की एकता बनी रहे, जो कि उसमें ज्ञान की एकता मतलब यूनिट ऑफ नॉलेज के सिद्धांत के अनुसार निहित होता है। तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि जैसे एक सब्जेक्ट का ज्ञान अगर दूसरे सब्जेक्ट में ज्ञान में उससे मैच कर रहा है या उससे मिलजुल रहा है तो उसका अध्ययन करना। जैसे आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का अगर आपका एग्रीकल्चर में भी उसका इस्तेमाल हो रहा है इकोनॉमिक्स का, तो इसे इंटीग्रेटेड आपका कैरिकुलम के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं। एंड अब देखिए कि ट्रांस डिसिप्लिनरी क्या है। कैरिकुलम ट्रांसडिसिप्लिनरी यह एक शोध रणनीति को जोड़ती है जो समय दृष्टिकोण को बनाने के लिए कई अनुशासनात्मक सीमाओं को पार करती है या उन समस्याओं को केंद्रित शोध प्रयासों पर लागू होती है जो 2 या 2 से अधिक विषयों की सीमाओं को पार करते हैं। जैसे जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए प्रभावी सूचना प्रणाली पर शोध और उन धारणाओं या विधियों का उल्लेख करते हैं जो मूल रूप से एक अनुशासन द्वारा विकसित किए गए हैं। वर्तमान समय में यह सामान्य लोगों के द्वारा भी उपयोग किया जाता है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं या एक बार पढ़ लीजिएगा। एक जनरल नॉलेज इसका भी ले लीजिएगा। अब देखिए कि अब आपके जो क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे, जो आपने पहला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किया इतना लंबा, अब उसी का सब पार्ट में ही आपके क्वेश्चन बनेंगे और ये पूरे चैप्टर में ही अब जो आप जिन्होंने भी पहला क्वेश्चन अच्छे से कर लिया या इसको बार बार देख लिया तो अब आपको ये कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम में आपने पढ़ा कि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रमुखता दी जाती है, तो बस आप इसे एक कंटेंट के लिए पढ़ सकते हैं कि आप अपना कंटेंट को कैसे बड़ा लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप देख लीजिए कि विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम के 4 प्रकार हैं। इसमें पहला क्या है, बाल केंद्रित, ये देख लीजिएगा आप।
बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं निम्न है। देखिए, पहला कि संरचनात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करता है ये। दूसरा, पाठ्य वस्तु को अलग अलग विषयों में नहीं बल्कि अनुभव की इकाई के रूप में विभाजित किया जाता है और साथ ही साथ करके सीखने पर बल दिया जाता है। फलस्वरूप विद्यार्थी शिक्षण और वातावरण के मध्य अंतर क्रिया को भी बल मिलता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाएं भी हैं। देखिए कि पाठ्य वस्तु निश्चित होती है। कर के सीखने की विधि हर तरह के पाठ्य वस्तु के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। एंड इसमें देखिए कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, दूसरा आपका अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है एंड तीसरा आपका रूमानी या पेडिकल प्रारूप है, ये देखिए। एंड चौथा आपका मानतावादी पाठ्यक्रम है। तो ये देख लीजिए पेडिकल प्रारूप क्या होता है। पाठ्यक्रम का यह प्रारूप मुक्ति को शिक्षा का लक्ष्य मानता है। इसका मानना है कि विद्यार्थियों को जागरूकता, दक्षता तथा अभिरुचि विकसित करने की आवश्यकता है ताकि अपने इंद्रियों या अपने जीवनचर्या को नियंत्रित करने में वे सक्षम हो सकें। इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि में यह मान्यता कार्य करती है कि वर्तमान समाज भ्रष्ट व दमनकारी है तथा इसको ठीक करना भी संभव नहीं है। तो ये इसका मानना है पेडिकल प्रारूप का। एंड इसको आप डिटेल से लिख देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मानवतावादी पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या हैं, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा इसको कि ये मानवतावादी पाठ्यक्रम है। मानवता यहाँ पर वाह नहीं है तो इसे देख लीजिएगा। आप मानवतावादी पाठ्यक्रम लिखेंगे, ह्यूमैनिटेरियन कैरिकुलम इसे इंग्लिश में कहेंगे। एंड ये देख लीजिए। अब फिर आपको देखिए शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम पढ़ना है। तो शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं ये आपको मैंने पीछे बता दिया, वो लिखिएगा। अब पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका लिखना है। तो ये देखिए कि शिक्षक की भूमिका क्या है पाठ्यक्रम के, उसको आगे हम देखते हैं। तो आप ये सब जानते हैं कि शिक्षक की भूमिका क्या है, कि शिक्षक पाठ्यक्रम को क्या करता है, सरल करके आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। कठिन से कठिन आपकी जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको सिंपल करके आपको समझा देता है। तो ये पाठ्यक्रम मतलब शिक्षक की उपयोगिता है ये। एंड अब देखिए कि आपके एजुकेशन, यहाँ पर आपको पुराना न्यू पॉलिसी दिया गया है 1986 का, लेकिन अब आप अपने आंसर में क्या लिखेंगे कि हमारे यहाँ पर कौन सी शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति जो आई है 2022 में, उसमें आपकी कौन सी शिक्षा प्रणाली लागू है, तो 5+3+3+4 ये आपकी शिक्षा प्रणाली है। तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पर कि इसके अनुसार अब हमें शिक्षा प्रदान की जाती है, या कॉलेजेस में या स्कूल में इसके अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। अब इसमें देखिए कि पाठ्यक्रम गतिविधियों में शिक्षक की भूमिका, पहला आप लिखेंगे पाठ्यक्रम गतिविधियों में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो जैसे अधिकांश शिक्षक समाज के मध्य व उच्च वर्ग से आते हैं, अतः वे केवल ऐसे ही अधिगम अनुभव ही कक्षा में प्रस्तुत करते हैं जो केवल उसी वर्ग के बालकों के लिए उपयुक्त होते हैं। साथ ही शिक्षक के आयु वर्ग भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। तो मतलब इसमें पूरा पाठ्यक्रम मतलब टीचर्स का मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया है कि किस प्रकार से टीचर्स क्लास में ट्रीट करते हैं बच्चों को। और वर्तमान समय में शिक्षक संगठन बना लिए गए हैं एंड ये व्यावसायिक वर्ग के समान कार्य कर रहे हैं, ये है। अब देखिए कि पाठ्यक्रम के संपादन में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पाठ्यक्रम को कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी शिक्षक की ही होती है। तो शिक्षक अपने प्रशिक्षण में पाठ्यक्रम की कठोरता से अनुकरण कर सकता है या उसे लचीला नीति अपना सकता है। सिलेबस को वो डायरेक्ट बस कंप्लीट करने पर जोर दे सकता है, या उसको स्टूडेंट्स को समझाते हुए आगे बढ़ सकता है, लचीली नीति अपना सकता है। यदि वह कठोरता से इससे पालन करता है तो वह जो कुछ पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है उससे हटेगा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं बताएगा। एंड यदि उसका शिक्षण जानते और वो एक मशीन की तरह काम करता है, यदि शिक्षण में लचीली विधि को अपनाया जाए तो वह अपने शिक्षण में नवीनता को ले आएगा, ये कह रहे हैं। तो ये देख लीजिएगा कि पाठ्यक्रम के संपादन में शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वही क्लास के डायरेक्शन को डिफ़ाइन करते हैं कि वो क्लास को किस तरीके से समझाना चाहते हैं या क्या क्या वो बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। और भी ये पूरा दिया गया है लचीले पाठ्यक्रम का, तो इसे आप देख लीजिएगा एंड इसको आप देखेंगे, पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखिए कि शिक्षक की सामाजिक पृष्ठभूमि भी पाठ्यक्रम का प्रभाव डालती है। अब जैसे सामाजिक पृष्ठभूमि का मतलब है, यदि आपके शिक्षक गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, उन्होंने गरीबी को देखा है, तो वो गरीब बच्चों के साथ सहानुभूति की भावना रखते हैं और उनको अच्छे से पढ़ाते हैं और वो अपने
आप में मतलब अपने कार्य के प्रति सजग होते हैं, लेकिन जब यहीं उच्च वर्ग के अध्यापक आ जाते हैं या कहीं पर आपको ये देखने को मिलता होगा कि वो कुछ बच्चों को हीन भावना से भी देखते हैं। ऐसा हर जगह नहीं होता, लेकिन कुछ जगह ऐसा देखने को मिलता है। प्रायः तो वही चीज़ें हैं इसमें आपको लिखना है कि शिक्षक की पाठ्यक्रम में मुख्य भूमिका होती है। शिक्षक छात्रों के अनुरूप ही पाठ्यचर्या में अपने विचारों को रखने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर पाठ्यचर्या कितनी भी उच्च व श्रेष्ठ स्थिति में क्यों ना हो, उसे प्रस्तुत करने वाला शिक्षक अगर अयोग्य है तो शिक्षक का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अगर आपका शिक्षक अयोग्य है तो शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। शिक्षक का सामाजिक स्तर भी पाठ्यक्रम को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, जिसे आप देख सकते हैं कि शिक्षक की योग्यता व व्यवहार। आपने देखा शिक्षक की योग्यता व व्यवहार, वो कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है ये भी मैटर करता है कि वो, एंड इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उसका जीवन दर्शन क्या है, उसका जीवन दर्शन में वो किस प्रकार का पृष्ठभूमि से तत्कालीन समय की विचारधारा उसकी क्या है, ये सारी चीज़ें ये डिपेंड करती हैं। एंड इसके साथ साथ इसमें देखिए कि स्तर भी डिफाइन करता है कि अगर स्तर का या सामाजिक पृष्ठभूमि का ही एक अंग है। देखिए शिक्षक का आर्थिक स्तर उच्च श्रेणी का है तो वह पाठ्यक्रम में मूल्यांकन संसाधनों का प्रयोग में सुझाव प्रस्तुत करेगा, जैसे कंप्यूटर, टीवी, इंटरनेट आदि का उपयोग को वो बच्चों को भी बताएगा। इसके विपरीत यदि शिक्षक आर्थिक स्तर निम्न है उसका, तो वह कम मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग करके सुझाव प्रस्तुत करेगा, जैसे चार्ट, फ्लैश, कार्डबोर्ड, टेप रिकॉर्डर आदि का। इस प्रकार शिक्षक अपनी आर्थिक सोच एवं उपलब्ध संसाधनों की स्थिति को देखते हुए पाठ्यक्रम को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। अतः शिक्षक का आर्थिक स्तर भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है, ये ध्यान रखिएगा आप। और इसके साथ आप देखिए कि शिक्षक कार्य एक सम्मानजनक पद है। एंड शिक्षक का जिस समाज में सम्मान होता है, उस समाज में रहने वाले शिक्षक छात्रों के हित एवं कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करते हैं। इसके लिए वे छात्रों के सर्वांगीण विकास और समाज की आकांक्षा की पूर्ति हेतु पाठ्यक्रम में संशोधन करते हैं। इसके विपरीत जिन शिक्षकों का समाज में सम्मान नहीं होता, अर्थात शिक्षक का सामाजिक स्थिति सम्मानजनक नहीं होती, वे समाज में शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति उत्साहित न होकर मात्र औपचारिकता पूर्ण कार्य करते हैं, बस केवल वो फॉर्मेलिटी करते हैं बस, और वो शिक्षण कार्य नहीं करते हैं, जिनका समाज में सम्मान नहीं होता। तो ये देखिएगा कि शिक्षण की मतलब कि शिक्षक की भूमिका आपके कैरिकुलम में किस प्रकार की है। अब देखिए कि अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम पर एक निबंध लिखना है आपको। तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विषय को महत्व दिया जाता है, बच्चों की रुचि को कोई महत्व नहीं दिया जाता, बस ज्ञान ही एकमात्र होता है कि बस उनको ज्ञान ही प्रोवाइड करना होता है। ये सारी चीज़ें पीछे आपने पढ़ा, ये पूरी रूप से आपका पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होता है। ये यूरोपीय आदर्शवाद ने पाठ्यक्रम में 7 उदार कलाओं विषयों को सम्मिलित किया। इन 7 विषयों में आपका क्या है, दर्शन, भूगोल शास्त्र, भूमिति, गणित, साहित्य, संगीत और व्याकरण का समावेश था। उस समय ज्ञान के लिए ज्ञान विचारधारा का प्रधान था, इसीलिए स्वाभाविक रूप में विषय और वस्तुओं का बहुत महत्व था। तो मतलब यूरोप में आदर्शवाद के समय ये 7 विषय आपको पढ़ना ज़रूरी रहता था, तो इसी को पढ़ाने पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता था। पुस्तकों के अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना पाठ्यक्रम का उद्देश्य था, केवल अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना ही पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता था। तो ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा एक अच्छे से रीडिंग लगा लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड इसमें देखिए लिखा है कि पुस्तकों पर ही अधिक ध्यान केंद्रित हो जाता है, विद्यार्थी रटने पर अधिक ध्यान देते हैं और ज्ञान के लिए ज्ञान पर अधिक बल नहीं दिया जाता है। इस तरह प्राप्त किया गया ज्ञान प्रत्यक्ष जीवन में किसी भी काम में नहीं आता है, वह जीवन की समस्याओं को सुलझाने, उनका मुकाबला करने की शक्ति नहीं देता। तो देखिए विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की अगर आपको आलोचना पूछता है तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने होंगे उसमें, तो आप लोग लिख दीजिएगा। और अब आपको देखना है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुसंबद्धता या सहसंबद्धता की अवधारणा से ही सुसंबद्धता पाठ्यक्रम का प्रतिमान विकसित हुआ है। तो ये स्टेटमेंट है आपका कि क्या स्टेटमेंट है, सुसंबद्धता या सहसंबंध की अवधारणा से ही सहसंबद्धता
पाठ्यक्रम का प्रतिमान विकसित हुआ है, इसकी आपको व्याख्या करना है। पहले देखिए कि ज्ञान एक इकाई है, किंतु इसके विशाल भंडार को देखते हुए अपनी सुविधा के लिए मनुष्य ने ज्ञान को अनेक शाखाओं व उपशाखाओं में विभाजित किया है। एंड ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे, इसे सुसंबद्धता की अवधारणा से ही सुसंबद्ध। एंड ये देख लीजिए कि ज्ञान की इन्हीं शाखाओं व उप शाखाओं के विभिन्न विषयों का उदय हुआ, अतः कुछ विद्वानों के मानना है कि विभिन्न विषयों का परस्पर संबंध करके पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब इसका समझ लीजिए कि सुसंबद्धता क्या होता है, इसका मतलब है इंटरलिंकिंग। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरलिंक करके पढ़ाना। अगर जैसे आप पढ़ रहे हैं, सोसाइटी पढ़ रहे हैं, तो सोसाइटी में पढ़ रहे हैं कि पावर्टी बहुत ज़्यादा है, तो उसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, सप्लाई एंड डिमांड पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हैं तो यही है इंटरलिंक करके पढ़ना या सुसंबद्धता या सहसंबद्धता की विषयों को जोड़ कर पढ़ना, जिससे आपकी समझ और अच्छी विकसित हो सके। अब आप इसका एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर है जैसे कि इतिहास विषय के अंतर्गत जिस कला का ज्ञान प्रदान किया जा रहा हो, साहित्य के अंतर्गत भी उसी काल का, मतलब जिस काल के बारे में आप इतिहास में पढ़ रहे हैं उसी काल का साहित्य भी पढ़ाया जाना चाहिए। इससे पाठ्यक्रम को बोझ को कम करने में सहायता मिल सकेगी। यही सहसंबद्धता का उद्देश्य है। एंड सहसंबद्धता देखिए किन पर आधारित होनी चाहिए, लिखा है सहसंबद्धता की प्रकृति तथा बालकों के मानसिक विकास की अवस्था पर आधारित होना चाहिए। ये है, और भी जो पॉइंट हैं आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो अंतर अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम मतलब इंटरडिसिप्लिनरी कैरिकुलम के बारे में पढ़ना है। इसके महत्व को आपको बताना है एंड लाभ का वर्णन करना है। तो देखिए कि इंटरडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम क्या है, इसका उत्तर आप विलियम्स के अनुसार दे सकते हैं। देखिए, अंतर अध्ययन क्षेत्र एक ऐसी पद्धति है जो पाठ्यक्रम रूपरेखा अनुदेशन जिसमें व्यक्ति संकाय या टीम पहचान करती है, मूल्यांकन कर सूचनाओं का एकीकरण किया जाता है, दत्ता संकलन एंड विधि उपकरण परिप्रेक्ष्य संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट का या सिद्धांत जो दो या दो से अधिक अनुसंधान द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान को बढ़ाती है। अंतर अध्ययन क्षेत्र उन्नति की क्षमता, मुद्दों को समझने की क्षमता, समस्या से परिचित कराने की क्षमता व अन्य नए पाठ्यक्रमों व समाधानों को खोजने जो एक अध्ययन क्षेत्र से परे हो व अनुदेशन क्षेत्र से परे हो। तो विलियम्स के अनुसार देखिए कि आपको एक बार में ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसे एक बार आप लिख कर उसके बाद 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आप ये विलियम्स का कोटेशन समझ जाएंगे कि विलियम्स ने क्या कहा है। यहाँ पर भी देख लीजिए कि जो प्रश्नों के उत्तर देने की समस्या, समाधान या प्रकरण से परिचित कराना है, जो एक अध्ययन क्षेत्र या व्यवसाय के द्वारा प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। तो इंटरडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम क्या करता है कि जो मतलब प्रश्न है उसके उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है तथा अध्ययन क्षेत्र परिप्रेक्ष्य में उत्तरों को प्राप्त कर उनमें एकीकरण द्वारा अतिदृष्टि विकसित कर सोचने व समझने के दायरे को फैला देता है। ये आपका अंतर अनुशासन अब यहाँ पर इसमें एक और परिभाषा है, या डायन रालिन के अनुसार क्या कहा गया है कि अनुशासन पाठ्यक्रम क्षेत्र अनुसंधान मतलब अनुसंधान रिसर्च का वह माध्यम या तरीका है जिसके द्वारा ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाता है जो किसी एक अध्ययन क्षेत्र या अनुसंधान अभ्यास क्षेत्रों के बाहर या परे होते हैं। इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता के द्वारा सूचनाओं का एकीकरण, दत्त संकलन, विधि, प्रकरण, परिप्रेक्ष्य, संप्रत्यय या सिद्धांत जो 2 या 2 से अधिक अंतर अध्ययन क्षेत्रों से संबंधित है, जिसके द्वारा आसानी से समस्या के मूल को समझकर विशिष्ट तरीके से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। तो डायन रालिन का कथन ऊपर की तरह ही है, बस आप इसे सिंपल वे में है तो इसे आप आराम से याद कर सकते हैं, इसे पढ़कर समझ लीजिएगा। एंड अब आगे देखेंगे कि आगे क्या है। अब देखिए कि अंतर पाठ्यक्रम के महत्व क्या है। पहला, सहशिक्षण का लाभ, दूसरा छात्र के कौशलों का विकास, तीसरा छात्र के समझने की शक्ति विकसित करना एंड अध्यापक व छात्रों के मध्य संपर्क को बढ़ाना है एंड सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना है, लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करना है, शिक्षण में पूर्ण तकनीक का प्रयोग करना है, ज्ञान के स्तर को बढ़ाना है, एकीकृत शिक्षण के में लाभ एंड मूल्यांकन में सहायक है, चिंतन शक्ति और बौद्धिकता के विकसित करने में भी सहायक है। तो ये अंतर पाठ्यक्रम के लाभ हैं, महत्व व लाभ दोनों हैं। इसे आप लोग
एक बार 5 पॉइंट तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके इम्पॉर्टेंट में मतलब आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। एंड अब देखिए कि केंद्रित पाठ्यक्रम और आपको विकेंद्रित पाठ्यक्रम में पढ़ना है। तो केंद्रीय पाठ्यक्रम में मतलब सेंट्रलाइज्ड कैरिकुलम क्या होता है कि केंद्रित पाठ्यक्रम में देखिए इसमें कह रहा है कि केंद्रीय बिंदु पर व्यवस्थित ढंग से अधिकार संरक्षित रखने को केंद्रीकरण कहा जाता है। इसको देखिए कि इसमें एनसीईआरटी और विभिन्न शिक्षा समितियों ने समय समय पर अपने विचार से इसे संपन्न कराया है। अब इन सब पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम में अंतर होना चाहिए, छात्रों के साथ की शिक्षा में हरास तथा अवरोध उत्पन्न होते हैं, अतः पाठ्यक्रम की विविधता को संरक्षित करने के लिए एक रूपता की अवधारणा निर्मित होनी चाहिए। और अब इसमें देखिए कि केंद्रीय पाठ्यक्रम के लिए क्या है, केंद्रीय तत्व क्या है। भारत की आज़ादी का इतिहास, संवैधानिक दायित्व, राष्ट्रीय अस्मिता को बढ़ावा देने के एवं मजबूत बनाने वाले तत्व, भारत की समान सांस्कृतिक परंपरा, समानता, जनतंत्र व समाजवाद। एंड विकेंद्रित पाठ्यक्रम क्या है, केंद्रीकरण के विपरीत पाठ्यक्रम विकेंद्रीकरण होता है, वो तो आप सभी जानते हैं। इसमें निर्णय संबंधी अधिकार अधीनस्थों को सौंपा जाता है। आर पी स्ट्रॉन्ग ने क्या कहा है इसे देखिए, विकेंद्रीकरण का कार्य का अर्थ है कार्यों की क्रियाओं के एक समूह को संबंधित सार्वभौमिक इकाइयों में विभाजित करता है। इसमें प्रत्येक इकाई के प्रमुख व उसमें परिचित के लिए समस्त अधिकारों एवं दायित्व दिए जाते हैं कि आर पी स्ट्रॉन्ग ने कहा है। तो एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, बस विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम या केंद्रीकृत पाठ्यक्रम एक बार आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड अब आगे देखते हैं। और अब देखिए कि केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के गुण व लाभ क्या हैं। इससे केंद्रीकृत पाठ्यक्रम से देश की अधिकाधिक उन्नति के लिए शैक्षिक सूचनाओं का संकलन किया जाता है। जिन आंकड़ों की आवश्यकता होती है उनका संकलन भी शीघ्रतापूर्वक किया जा सकता है। संपूर्ण राष्ट्र में शैक्षिक उन्नति को समान रूप से किया जा सकता है संपूर्ण राष्ट्र में। एंड इसमें देखिए कि शिक्षा प्रयोग तथा अनुसंधानों में व्याप्त अनुचित पुनरावृत्तियों को सावधानी पूर्वक रोका जा सकता है। देश की आवश्यकता तथा प्राथमिकता देने वाली बातों को शीघ्रतापूर्वक लागू किया जा सकता है। तो ये केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के लाभ हैं इतने, ये आप देख लीजिएगा। एंड इसके दोष भी हैं, तो ये देख लीजिए दोष क्या है। पहला कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में परिवर्तन तथा प्रयोग के लिए कोई सुअवसर प्राप्त नहीं होता। इस पाठ्यक्रम में नौकरशाही प्रवृत्ति है, मतलब ब्यूरोक्रेटिक का साम्राज्य कायम हो जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के अंतर्गत केंद्र से दूरस्थ प्रदेशों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर भी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। अधिकतर इन आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं होती और पीड़ित व्यक्ति भय के कारण कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, केंद्रीकृत पाठ्यक्रम क्या है, विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम क्या है, केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के लाभ क्या हैं, दोष क्या हैं, इसका लिखकर आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए कि आप सह पाठ्यक्रम के कार्यों को लिखना है। इसमें सह पाठ्यक्रम मतलब कि आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में लिखना है, या पाठ्यसागामी क्रियाएं जिसे कहते हैं उसके बारे में, या उसके कार्य क्या क्या होते हैं, जैसे खेल कूद, व्यायाम और शारीरिक विकास से संबंधित क्रियाओं को विद्यालय में संचालित करवाना, शिल्प व वास्तुकला से संबंधित गतिविधियाँ हो गई, समाज सेवा से जुड़े हुए कार्यों को प्रोत्साहन देना, पर्यटन भ्रमण के कार्यक्रम को आयोजित करना, संवैधानिक एवं नागरिक कर्तव्यों का प्रशिक्षण देना, मनोरंजन कार्यों को व्यवस्थित करना, आकस्मिक रूप से आयोजित होने वाली क्रियाओं को संपन्न करना, ये आपका है। एंड केंद्रीभूत पाठ्यक्रम आप पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़े हैं आपने। केंद्रीभूत पाठ्यक्रम या कोर शब्द से उत्पन्न हुआ है। एंड हिल्डतबा महोदय का स्टेटमेंट्स आपने पहले भी पढ़ा कि कोर कैरिकुलम में सामूहिक विषय वस्तु, जीवन के कार्यों, समसामयिक समस्याओं तथा आवश्यकताओं से संबंधित विषयों से सुसंबद्धता पर आधारित होती है। साथ ही इसमें कार्यक्रम में जीवन की समस्याओं तथा छात्रों की अभिरुचियों से संबंध करने का प्रयास किया जाता है, जीवन से जोड़ने का इसमें प्रयास होता है। केंद्रीभूत पाठ्यक्रम में इसको आपने अच्छे से पढ़ा है पीछे। अब देखें कि आप केंद्रीभूत पाठ्यक्रम की सीमाएं क्या हैं। तो इसमें इस पाठ्यक्रम में छात्रों के सभी महत्वपूर्ण अनुभवों के स्थान प्राप्त नहीं होता। इस पाठ्यक्रम के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान में कोई क्रमबद्धता नहीं
पाई जाती है तथा ज्ञान असंगठित रहता है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण में अधिक समय लगता है। पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा देने में कुशल नहीं होते। आज के शिक्षक जो हैं कोर पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा देने में कुशल नहीं होते। इस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़े छात्र कॉलेजों में प्रवेश पाने के नियमों को पूरा नहीं कर पाते, अतः उनका प्रवेश कठिन हो जाता है। तो ये सारी सीमाएं हैं। एंड केंद्रित विकेंद्रित पाठ्यक्रम आपने पढ़ा है, इसे एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा तो आपको और सरल हो जाएगा। ये आपको PDF मिल जाएगी, उसमें देख लीजिएगा। एंड केंद्रीय विकेंद्रित पाठ्यक्रम के लाभ क्या हैं ये भी देख लीजिएगा। प्रायः इसमें निर्धारित किए गए समस्त पाठ्यक्रम शोध के आधार पर ही तय किया जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। एंड यह पुस्तकों के निर्माताओं के लिए भी बहुत लाभप्रद है क्योंकि इससे कालाबाजारी नहीं हो पाती है। अब देखिए कि आपने पहले ही फ्यूजन के बारे में पढ़ लिया है, फिर से ये आपका ये शॉर्ट आंसर या लघु उत्तरीय क्वेश्चंस के तौर पर आपके पूछे जाते हैं। तो फ्यूज़न में आपको मैंने बताया ही कि फ्यूज़न किस प्रकार से होता है, विषयों का मिश्रण किस प्रकार से किया जाता है। एंड ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट जहाँ पर है वहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि फ्यूज़न की अवधारणा को जो जन्म दिया। फ्यूजन से तात्पर्य क्या है? ज्ञान के विस्तृत क्षेत्र में आवश्यक अंगों को सम्मिश्रित ढंग से प्रस्तुत करना है। इस प्रकार फ्यूजन के अंतर्गत स्कूल स्तर पर जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के विषयों का सामूहिकृत करके सामाजिक विज्ञान बना दिया जाता है। यही चीज़ें फ्यूज़न है, मिश्रण, विषयों का मिश्रण ही आपका फ्यूज़न है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट में लिखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एंड देखिए कि ये चैप्टर सबसे बड़ा है तो इसमें आपका टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप इसे पूरा लेकिन ज़रूर देखिएगा। तो अनुशासनात्मक उपागम और अंतर अनुशासनात्मक उपागम में क्या अंतर है? पहला, इसके अंतर्गत एक ही अनुशासन से संबंधित समस्या का समाधान अनुसंधान के द्वारा खोजा जाता है। इसमें कई सुसंबंधित शैक्षिक अनुशासन इस तरह अनुसंधान क्षेत्र में कार्य करते हैं। दोनों विषय अपनी सीमाओं को पार कर नवीन ज्ञान व सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। इसमें नवीन समस्याओं व समाधान की खोज नहीं की जाती है। एंड अंतर अनुशासन में नवीन समस्याओं व समाधान की खोज की जाती है। इसमें देखिए कि क्या कह रहा है कि शास्त्रीय अध्ययन को मुख्य जोर समस्या के समाधान करने, कार्य करने, ज्ञान कौशल का संचार करने तथा ज्ञान व कौशल में समन्वय पर जोर दिया जाता है। इसमें क्या है कि समस्या की व्याख्या करने, समस्या का समाधान करने तथा उसमें उत्पाद का सृजन करने और नवीन प्रश्न उठाने पर रहता है। इसमें अध्ययन हेतु विशेषज्ञों का समुदाय होता है। इसमें विशिष्ट व निश्चित विधियां नहीं होती हैं आपका। एंड इसमें विशिष्ट व निश्चित विधियां होती हैं। इसमें विशेषज्ञों के समुदाय के द्वारा निर्मित किया जाता है, तो ये भी विशेषज्ञों के समुदाय के द्वारा होता है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27, ये आपका है। तो इसमें आप देखेंगे कि सैंडविच पाठ्यक्रम पर एक आपको निबंध लिखना है। सैंडविच पाठ्यक्रम क्या है? ये अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के रूप में 3 से 6 महीने के लिए संदर्भित किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में आमतौर पर 4 साल के बजाय हमेशा 3 साल तक रहता है। इंटर्नशिप की कुल अवधि 1 साल या 1 साल में 2 बार या एक पूर्ण 6 महीने की इंटर्नशिप हो सकती है। ये इसमें सैंडविच पाठ्यक्रम एक जो सैंडविच कोर्स है या एक अभ्यास सिद्धांत है, 2 सेमेस्टर के बीच होता है। एंड जो प्रशिक्षण मॉडल स्कूल इंटर्नशिप शिक्षण के द्वारा पढ़ाया जाता है या व्यावसायिक गुणवत्ता के साथ आपसी रोटेशन प्राप्त करने के लिए एकीकृत आवेदन क्षमताओं प्रशिक्षण उद्देश्यों के आधार पर इसे निर्मित किया जाता है। इसमें देखिए कि कह रहा है कि इसमें सामान्य परिस्थितियों में छात्र कॉर्पोरेट नियोक्ताओं और एक साथ स्कूल के काम से सिफारिश की इंटर्नशिप और इंटर्नशिप पदों पर काम करते हैं और कई कंपनियों और सरकारी विभागों एवं स्कूलों के बीच लंबे समय तक सहयोगी संबंध स्थापित होता है। एंटरप्राइज नियमित रूप से स्कूलों की स्थिति, छात्रों के काम की स्थिति के लिए रोजगार की पोस्ट प्रकाशित स्कूलों और सिफारिशों के लिए जिम्मेदार का एक विशेष विभाग की स्थापना करने के लिए छात्र इंटर्नशिप संपर्क करें और लागू छात्रों को भी इंटर्नशिप की जानकारी क्वेरी सीधे वेबसाइट पर जाने के लिए अपने स्वयं के रोजगार के अवसर खोजने के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें इंटर्नशिप जो आपकी होती है वो आपका सैंडविच कोर्स के अंतर्गत आता है, तो इसे आप लिख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा बस, सैंडविच कोर्स।
तो इसके बारे में आप समझ जाएंगे। एंड अब यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो कैरिकुलम के प्रकार आपने लगभग 10 प्रकार के कैरिकुलम के प्रकार पढ़े हैं। तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबका रखिएगा, लेकिन 5 कम से कम 5 प्रकार आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो ये आराम से आप लिख सकें। एंड अब आपको जो भी डाउट होंगे प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।